हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच हूँ। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी का निचोड़ आप लोगों को बताना है और कहानी के निचोड़ पर ही आज की मेरा तथ्य है, आज का मेरा टॉपिक है। होता क्या है, एक शादी होती है, एक पति पत्नी बनते हैं, नवयुवक की शादी होती है, नई महिला की शादी होती है और वो अपनी ससुराल आती है पहली रात को ही। आधी रात जब बीत जाती है, आधी रात बीतने के बाद जब पति सो जाता है तो आज उसको झकझोर करके उठाती है और झकझोर करके जब उठाती है और उठाने के बाद कहती है, उठिए उठिए उठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो झिलमिला करके उठता है पति और कहता है, इतनी रात में तुम्हें क्या बात करनी है? पूरी रात हो चुकी है, सुबह बात कर लेंगे। नहीं, बोले मुझे अभी बात करनी है और अभी आपसे भी नहीं करनी है, और सब लोगों को इकट्ठा कीजिए, जो जितने भी मेहमान आए हुए हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए और पास पड़ोसी को भी बुलाइए। तो कहता है, अरे पास पड़ोसी को क्या बुलाने की जरूरत है, ऐसे ही बता दीजिए क्या करना है, क्या तामझाम क्या करने की जरूरत है, ये सब कुछ इतना लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, मेहमानों को क्या इकट्ठा करने की जरूरत है, मुझे ही बता दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं, मेरी बात को मानिए, आप सबको इकट्ठा करिए, सब मेहमानों को, अपने परिवार को और पास पड़ोसियों को भी बुला लीजिए, जो जितने भी आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सबको, भाई वो नहीं मानती है तो जिद पकड़ जाती है, तो वो सबको बुला लेता है और इकट्ठा करके सबको ले आता है और लॉबी में सब लोग बैठ जाते हैं और सब टकटकी बंधे हुए उस नववधु को देखने लगते हैं कि वो क्या बात कहना चाहती है। जब सब लोग आ जाते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद सब लोग उससे कहते हैं, अब बताओ क्या बात है। तो वो पहले कहती है, और भी देख लीजिए, और कोई रह गया हो, जरूरी जरूरी लोगों को सबको बुला लीजिए। बोले नहीं, अब सब जरूरी आ गए, अब कोई बात नहीं है। बोले सुनिए। तो वो अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, सुनिए जी, जब हमारा पोता हो जाएगा ना तो हम उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और इतनी बात कहकर के शांत हो जाती है। सब लोग अचंभित हो जाते हैं और उसकी ओर किस नजर से देख रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। और सब लोग कहते हैं, ये बात बताने के लिए तुमने आधी रात में सबको इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारे बेटा भी नहीं हुआ और तुम पोते के बारे में सोचने लगी। नहीं, बोले मुझे बस इतनी बात करनी थी, और वो बात कह करके अपने रूम में चली जाती है। सोचिए, सब लोग अचंभित हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं और लाल हो जाते हैं, बड़ा कंट्रोल करते हैं अपने आप को, और सब लोग कहते हैं, ये कैसी बहू है कि जो अभी मतलब शादी होके आई है और शादी होने के बाद बेटा भी नहीं हुआ और पोते के बारे में सोचने लगी। साथियों, मैं जिस टॉपिक पर बात करना जा रहा हूं, वो टॉपिक इस कहानी पर जुड़ा हुआ है और वो टॉपिक है महिला शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो महिला शादी होकर के आती है और उसके बेटा भी नहीं होता, पोते के बारे में सोच रही है, ठीक हमारे माननीय मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया है, महिलाओं के साथ छलावा किया है। किस तरीके से छलावा किया है, मैं पूरे आंकड़े आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। साथियों, साफ कहा गया है उस महिला बंधन अधिनियम में कि ये अधिनियम जो बिल पास हुआ है, ये 2024 में लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनमें आस्था रखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी? तामझाम इसलिए कह रहा हूं कि विशेष सदन बुलाने की क्या जरूरत थी, विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह से कह देते कि महिला बंधन अधिनियम आएगा उस समय पर, पहले हम जनगणना कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके नकुल देवेजी ने कह भी दिया कि ये पहले, और उसमें स्पष्ट भी है महिला बिल में कि पहले जो है जातीय जनगणना होगी, जनगणना के बाद परसीमन होगा और उसके बाद महिला बंधन अधिनियम लागू होगा। तो अभी तो कोई जरूरत ही नहीं, अभी तो भाई बेटा भी नहीं हुआ, पोते की बात कर रहे हो। पहले ही केवल एक इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नई संसद में जाने की जरूरत नहीं थी, अभी संसद का काम भी पूरा नहीं हुआ, उस नई संसद में आनंद फानंद में जाने की जरूरत नहीं थी, विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी,
ये सब तामझाम आखिर क्यों बेवकूफ बनाया गया देश की 50% महिलाओं को? आखिर क्यों बेवकूफ बनाया गया? जब लागू ही नहीं करना था, लागू कहां है, कब लागू होगा, उसका मैं आंकड़े दे रहा हूं। साफ कहा गया है कि पहले जनगणना होगी और जनगणना होगी 2025 में। जब 2025 में जनगणना होगी, जनगणना हो जाएगी, उसके बाद होगा परसीमन। 2025 में तो जनगणना होगी, 26 में जाकर के उसके कहीं आंकड़े आएंगे, क्योंकि एक आध साल लग जाता है जनगणना में, हमेशा लगा है। 26 में उसके आंकड़े आएंगे। जब आंकड़े आ जाएंगे, और जैसा कि पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो जनगणना होगी भी नहीं होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए मान लेते हैं जनगणना करा लेंगे वो, तो 2027 में परसीमन होगा, और परसीमन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। पता नहीं कब रिपोर्ट आती है। मंडल कमीशन लागू होने में 20 साल लग गए। काका कालेकर की कभी रिपोर्ट ही लागू नहीं हुई। रोहड़ी कमीशन लागू की रिपोर्ट आ चुकी है, वो रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है। ना जाने कितने रिपोर्ट, कितने कमीशन इस देश में बने, कितने आयोग बने जिनकी रिपोर्टें ठंडे बस्ते में पड़ गई। कितने आयोग, कितने सत्य, कितनी समितियां, कितने सोसाइटी, कितने मतलब गठबंधन नहीं कहेंगे उनको, थोड़ा सा ये कह सकते हैं, कितनी समिति, आयोग बने जिनकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। हो सकता है इसकी भी रिपोर्ट लागू ना हो परसीमन की। तो सोचिए, ये महिला आरक्षण बिल, अधिनियम, नियम केवल और केवल चुनावी झुंझुना है, 15 लाख की तरह। केवल और केवल चुनावी झुंझुना है, स्मार्ट सिटी की तरह। केवल झुंझुना है 2 करोड़ रोजगार की तरह। केवल और केवल झुंझुना है वंदे मातरम एक्सप्रेस की जगह। केवल और केवल झुंझुना है एम्स की तरह। बताइए, जब लागू ही नहीं होना है अभी, तो काय को जरूरत थी? एक सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रधानमंत्री और कह देते कि हम महिला बिल लेकर के आएंगे, और उसे कब लेके आएंगे, जब जनगणना हो जाएगी, मान लेते। साथ में 33% आरक्षण, मैं तो इसको नाम दिया है, इसीलिए मैंने सवर्ण महिला आरक्षण बिल, सवर्ण महिला आरक्षण बिल, क्योंकि इसमें सवर्ण महिलाओं के अलावा किसी भी ना ओबीसी, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ना अल्पसंख्यक, किसी को भी इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। और पहले भी मैं बता चुका हूं, जब भी मैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बात किया करूं, तो उसमें सारे अल्पसंख्यक आ जाते हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, जितनी भी मुस्लिम की जातियां हैं, 95% जातियां मुस्लिम की ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। सिख की जितनी भी ज्यादातर जातियां सब ओबीसी के अंतर्गत आती हैं। ईसाइयों की ज्यादातर जातियां अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। इसलिए जब भी मैं पिछड़ा, दलित, आदिवासियों की बात किया करूं, तो आप ये समझ लीजिए अल्पसंख्यक उसमें आ जाते हैं। बताइए, जब रिपोर्ट ही नहीं आएगी, जब ये 2024 में लागू ही नहीं होना है, तो काय को इतना तामझाम किया? नई संसद को आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ नई संसद का उद्घाटन कर दिया, नई संसद में सदन बुला लिया। विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? जब शीतकालीन सत्र आता, शीतकालीन में ही कर देते। चलिए प्लेन कॉन्फ्रेंस नहीं करते, शीतकालीन में ले आते। इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? इसे लागू होने में 2034 में जाकर के लागू होगा, और 11 साल पहले इसे ले आए, 11 साल पहले, केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ देखिए। लेकिन इस देश की पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाएं अब जाग चुकी हैं, लोग जाग चुके हैं कि ये केवल इन लोगों के साथ छलावा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज इनके ही सदन के लोग, उमा भारती जी, खुला मुचौटा संभाल रखा है उन्होंने, और खूब खुल के बोल रही है, पूरी मीडिया में जा जाके बोल रही है, जब तक पिछड़े को इनको शामिल नहीं किया जाएगा, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। अनुप्रिया पटेल ने सदन में ही बोला था कि प्रधानमंत्री जी, अगर वास्तव में पिछड़े लोग हैं, तो पिछड़ों की भी बात करनी चाहिए। उस दिन मुझे सदन में खुशी हुई, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो, चाहे वो राहुल गांधी रही हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग रहे हो, जितने भी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल थे, सारे दलों के लोगों ने,
चाहे वो तृणमूल कांग्रेस रही हो, चाहे शरद पवार की पार्टी रही हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी रही हो, जनता दल यूनाइटेड रही हो, स्टालिन की पार्टी रही हो, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी रही हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी रही हो, अब्दुल्ला की पार्टी रही हो, किसी की भी पार्टी रही, सभी ने ओबीसी की बात की, पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, आदिवासियों की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की। आज इस देश के लोग, नेता सब समझ चुके हैं कि बगैर पिछड़ों के, बगैर आदिवासियों के, बगैर दलितों के आज राजनीति नहीं हो पाएगी। ये इस देश की पिछड़ों की ताकत है। ये देश के 50%, 52% पिछड़ों की और 15% दलितों की और 7.5% आदिवासियों की ताकत है। ये 85 नहीं 90% लोगों की ताकत का नतीजा है। आज मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, मुझे राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट याद है सदन का भी, और उसके बाद अगले दिन जो उन्होंने बाहर निकल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इसे मैं सवर्ण महिला आरक्षण बिल क्यों कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको इसका डाटा दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग डाटा से तो मानेंगे, क्योंकि आंकड़े इस देश को आंकड़े हमारी बात को सिद्ध करते हैं कि हम गलत हैं या सही है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा है कि इस देश के अंदर अभी तक 7,500 सांसद बन चुके हैं। 7,500। उन 7,500 सांसदों में 660 सांसद महिलाएं बनी हैं। 660, यानी कि लगभग 9% महिलाओं को अब तक हमारी महिलाओं को भागीदारी मिली है संसद के अंदर। बढ़िया आंकड़े हैं 9%, लेकिन अभी उसको 33% ले जाना है। लेकिन उस 660 में मात्र 2.5% पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को भागीदारी मिली है। मात्र 2.5%। अगर 66 का 2.5% करें तो लगभग 25 या 28, केवल और केवल 25 के आसपास जो है ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, आदिवासी सांसद बनी है महिलाएं, केवल और केवल। उसमें भी डिंपल यादव जैसी, उसमें भी मान्यवर मायावती जैसी, उसमें भी अनुप्रिया पटेल जैसी सांसद भी हैं। डिंपल यादव इसलिए सांसद बन गई क्योंकि नेताजी की वजह से बन गई। अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल जी की वजह से बन गई। मायावती जी मान्यवर कांसीराम जी की वजह से बन गई। लेकिन पत्थर तोड़ने वाली कोई महिला संसद बनी तो वो भगवतिया देवी थी। बिहार के जंगलों से निकल के आने वाली, अत्याचार को सहने वाली कोई मल्ला समाज से निकलने वाली वो फूलन देवी थी। ऐसी संख्या 2, 3, 4, 5 ही है जो गैर राजनीतिक परिवारों से निकल करके सांसद बनी हो। अगर ये 33% आरक्षण लागू होता है सामान्य के लिए, तो समझ लीजिए इस पर कौन बैठेगा, उसमें राजनीतिक परिवार की महिलाएं बैठेंगी, और वो भी सवर्ण समाज की महिलाएं बैठेंगी। इसीलिए इसको मैंने सवर्ण महिला आरक्षण बिल कहा है। इसीलिए आज खुशी मुझे इस बात की होती है कि आज संपूर्ण विपक्ष पिछड़ों की बात कर रहा है और संपूर्ण विपक्ष आज जातीय जनगणना की बात कर रहा है। मैंने आंकड़ा दे दिया, जब जो भूतकाल में हुआ है 2%, 2.5%, तो इस 33% में, यानी कि अभी 181 सीटें हैं, 81 सीटों में 2-2.5% का मतलब आप समझ सकते हैं 18 दूनी 36, 3 या 4, 5 महिलाएं जो है ओबीसी या एससी की जाएंगी, पिछड़ी जाति की जाएंगी। बाकी कौन बैठेंगे वहां पर, आप समझ सकते हैं। ये समझने की जरूरत है। इसलिए उमा भारती जैसे लोग जो बीजेपी में है, अनुप्रिया पटेल जैसे लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूछना चाहता हूं संजय निषाद कहां है आज? पूछना चाहता हूं आज ओम प्रकाश राजभर कहां है? पूछना चाहता हूं आज केशव प्रसाद मौर्य कहां है? और जितने भी पिछड़ी जातियों के नेता हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, उन संसद में बैठे हुए पिछड़े दलित सांसदों से पूछना चाहता हूं, आखिर वो अपने हक की आवाज कब बनेंगे? चलिए वहां संसद में नहीं बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक एक पिछड़े दलित आदिवासी सांसद, अल्पसंख्यक सांसद का जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक की चिट्ठी जानी चाहिए प्रधानमंत्री जी को।
और ये काम कराने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो ओबीसी महासभा हो, चाहे ओबीसी महासंघ हो, चाहे जितनी भी पिछड़ी जातियों के संगठन चल रहे हैं, लाखों संगठन इस देश के अंदर चल रहे हैं, अंबेडकर संगठन, बुद्ध संगठन, ना जाने कितने संगठन चल रहे हैं, सभी संगठनों के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से जाकर के मिले और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से जाकर के कहे, या तो आप एक लेटर लिखिए प्रधानमंत्री को कि इसमें SC ST OBC दलितों को शामिल किया जाए, नहीं तो 2024 के चुनाव में आपको समझ लीजिएगा। मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर इस बात पर करेंगे, ओबीसी महासभा के लोग, ओबीसी महासंघ के लोग इस बात को ध्यान में रखें जरूर। उस दिन संसद में जो हुआ है वो देखने लायक था, काबिले तारीफ था। ऐसा लग रहा था कि अब पिछड़ों की राजनीति चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, दलितों की राजनीति चरम सीमा पर पहुंचने वाली है, आदिवासियों की चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। हर सांसद जो भी खड़ा हो रहा था वो ये कह रहा था, ठीक है, लेकिन उस दिन कमी खली, कुछ लोगों की कमी खली, उन लोगों की कमी खली जो 1996 से जिन्होंने इस बिल को लागू नहीं होने दिया। ये 1996 से SGW बड़ा लाना चाहते थे लेकिन नहीं लागू होने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी लाना चाहते थे, नहीं लागू होने दिया। मनमोहन सिंह ने 2 बार प्रयास किया, नहीं लागू होने दिया। धन्य है वो नेता जिन्होंने नहीं लागू होने दिया। लेकिन ऐसा नहीं है वो लागू नहीं होना देना चाहते थे, वो कहते थे हम 33% नहीं, आप 50% के साथ लागू करिए, हम आपके साथ हैं, 50% के साथ लागू करिए। लेकिन कोटे के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करिए, हम आपके साथ हैं, और 33% नहीं 50%। और ऐसे मरहूमियत नेता शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और माननीय पूजनीय नेताजी मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान जी को उस दिन मैंने बड़ा मिस किया उस संसद के अंदर। अगर वो होते तो चाहे कुछ भी होता, ये नियम पास नहीं होने देते, क्योंकि सर इन तीनों चारों नेताओं को खलनायक बनाया गया इस देश के अंदर। लेकिन ये वास्तव में पिछड़ों के नेता के रूप में अगर कोई है तो ये 3-4 लोग हैं, दलितों के नेता हैं तो ये हैं। शरद यादव ने तो ये कहा था हमें चाहे आत्महत्या करनी पड़ जाए, हम इस संसद के अंदर आत्महत्या कर देंगे अगर ये बिल लागू हो गया। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि पिछड़ा कोई भी नहीं आएगा इसमें, उसको पता था कि दलित कोई नहीं आएगा, उन्हें पता था आदिवासी कोई नहीं आएगा, उन्हें पता था अल्पसंख्यक महिला कोई भी नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने बिल उन्हें पास नहीं होने दिया। मैं तो धन्य है राहुल गांधी जी का कि उन्होंने, अब उन्हें भी लगता है, मैंने पहले ही कहा ना, ठोकर लगने के बाद अकल सबको आती है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस लौट आए तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। तो भारतीय राजनीति में कांग्रेस वही पार्टी है जो सुबह को भूली हुई थी और शाम को वापस लौट रही है, अब उसे माफ भी करने की जरूरत है। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पर एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आप इसे क्यों नहीं लागू कर पाए, आप भी तो इसलिए लागू नहीं कर पाए क्योंकि आप भी पिछड़ों को साथ लेकर के नहीं चल रहे थे उस समय पर। तो राहुल गांधी का जो जवाब आया उसके लिए मैं एक बार उन्हें सल्यूट करना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने भरे मन से और बड़ा दिल दिखाते हुए कहा। कोई नेता ये नहीं कहता है कि हाँ हमसे गलती हुई थी, हम उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम उसका सुधार भी करेंगे। मैं सल्यूट कर रहा हूं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलती कांग्रेस ने की थी वो गलती मत करिए। कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई थी पिछड़ों की वजह से, और आज वही गलती माननीय प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं। पिछड़ा समझ चुका है, आपके 2-3 फैसले जो है पिछड़ों के विरोध में ऐसे आए हैं कि पिछड़ों की जमीन खिसक गई है। पिछड़ों के सारे हक अधिकार, आप फर्जी ओबीसी हैं इसीलिए आप ये करते हैं। आप समझिए, मैं भी कहना चाह रहा हूं अंतिम बात में कि
प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी की तरह बड़ा दिल करिए और बड़ा दिल करते हुए पूरे देश से माफी मांगते हुए कि हां हमसे गलती हो गई, हम पिछड़ों को भी, दलितों को भी, आदिवासियों को भी इसमें शामिल करते हैं और 2024 में भी में इसे लागू करते हैं। देखिए पूरा देश आपके साथ होगा, पूरा देश आपके साथ होगा। जिस तरीके से लोकसभा में सारे दल ने इसके समर्थन में खड़े हुए थे, ठीक उसी प्रकार से पूरे देश की पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाएं आपके साथ खड़ी होंगी, पुरुष आपके साथ खड़े होंगे। बड़ा दिल दिखाइए आप। मुझे पता है आप ओबीसी नहीं है, आप ओबीसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को ओबीसी की जाति में शामिल किया। आपने ओबीसी का दर्द नहीं देखा है, आपने ओबीसी के साथ होता हुआ अत्याचार नहीं देखा है। अगर देखा होता तो ओबीसी के लिए आपके मन में चेतना होती, ओबीसी के लिए आपके मन में सम्मान होता, ओबीसी हक हुकूक की लड़ाई लड़ने की आप में क्षमता होती और आप उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते। लेकिन आपका एक भी फैसला पिछले 9.5 सालों में, पिछड़े समाज के लोग मेरी वीडियो को सबसे ज्यादा देखते हैं, आप बताइए एक कोई काम जो पिछड़े समाज के लिए माननीय मोदी जी ने किया हो, एक कोई काम। और मैं तो एक बात कहता हूं कि कैसे पिछड़े प्रधानमंत्री हैं हमारे, कैसे पिछड़े प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया, आज तक बीपी मंडल का नाम नहीं लिया। कैसे प्रधानमंत्री, जिस बीपी मंडल कमीशन ने हमें सब कुछ दिया, उस मंडल कमीशन का नाम नहीं लेते, ऐसे प्रधानमंत्री हैं। साथियों, अंतिम बात यही कहूंगा, एक बात ध्यान रखिए, हर सांसद के घर पर, चाहे ओबीसी महासभा हो, चाहे ओबीसी महासंघ हो, चाहे अंबेडकर का के जितने भी संगठन हो, चाहे वामसेप हो, चाहे हमारे BS4 हो, कोई भी संगठन हो, हर पार्टी, हर व्यक्ति जाए और अपने सांसद से कहे कि या तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दीजिए, वरना 2024 में हम आपको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आभार।